नमस्कार प्यारे मित्रों, मीमांसा गुरुकुल के YouTube चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस चैनल का मुख्य उद्देश्य है जो छात्र लोक सेवा आयोग परीक्षाओं की तैयारी हिंदी माध्यम से कर रहे हैं, चाहे संघ लोक सेवा आयोग हो जाए, चाहे राज्य लोक सेवा आयोग हो जाए, उनकी सम्यक तैयारी, सम्यक मार्गदर्शन करना। देखा यह जा रहा है कि विगत कुछ वर्षों से हिंदी माध्यम के छात्रों का परिणाम उत्तरोत्तर कम होते जा रहा है। जो देश की सबसे प्रतिष्ठित सेवाएं हैं उनके चयन में इसका जो एक सबसे प्रमुख कारण दृष्टिगोचर हो रहा है वह यह है कि स्तरीय मार्गदर्शन का अभाव हिंदी माध्यम में, चाहे वो पाठ्य पुस्तक हो, चाहे कोचिंग हो, चाहे यूट्यूब वीडियोस हो। जहाँ तक हमने पाया है, हमने देखा है कि स्तरीय मार्गदर्शन का अभाव है। और दूसरी बात, संघ लोक सेवा आयोग और अब तो राज्य लोक सेवा आयोग के भी जो प्रश्न पत्र आ रहे हैं वो काफ़ी डायनेमिक नेचर के हैं। माने उसमें आपको सिर्फ समसामयिक पता करके आपका काम नहीं चलेगा। आपको जो विभिन्न संकल्पनाएं आप अन्य विषयों में पढ़ते हैं और जो समसामयिकी में आप पढ़ते हैं, उनके बीच जो अंतर संबंध है वह आपको समझ, उसके बारे में एक मोटी समझ होनी चाहिए। मोटी समझ, मैं यह दोहराना चाहता हूँ, मोटी समझ। मोटी समझ से कहने का यह आशय है कि देखिए, हमने बहुत सारी वेबसाइट्स चेक की, वीडियोस देखे, इनफैक्ट यूट्यूब में इंग्लिश मीडियम के लिए भी जो वीडियोस अवेलेबल है उनको भी हमने देखा। और हमने पाया कि सिर्फ यह दिखाने के लिए कि हम बहुत सूक्ष्म तैयारी करवाते हैं, इसके लिए बहुत सारे फैक्ट्स, फिगर्स ये सब दिए जाते हैं जो अर्नगल बातें हैं। अभी मैं कोई तो वीडियो देख रहा था, उसमें वह बता रहा था कि एजुकेशन, भारत में एजुकेशन की क्या स्थिति है। यूपीएससी के लिए पढ़ा रहा था वो, और वह बता रहा है कि एजुकेशनल जो कमीशंस बने थे इंडिया में, जो शैक्षिक आयोग बने थे, चाहे वो राधा कृष्णन आयोग रहा हो, चाहे कोठारी आयोग रहा हो, या स्वतंत्रता पूर्व जो आयोग बने थे, मैकॉले का जो आयोग था, हंटर कमीशन था, उसके बारे में वो चर्चा कर रहा है। देखिए, अब इन बातों का कोई रेलेवेंस नहीं है। अब जो परीक्षाएं होंगी, चाहे वो संघ लोक सेवा आयोग हो, चाहे राज्य लोक सेवा आयोग, वह इन सब के बारे में प्रश्न नहीं पूछने वाला है। संघ लोक सेवा आयोग तो बिल्कुल नहीं पूछेगा, हो सकता है किसी राज्य लोक सेवा आयोग में आ जाए। संघ लोक सेवा आपसे यह अपेक्षा रखता है कि आप आज के परिप्रेक्ष्य में चीज़ों को कैसे एनालाइज करते हैं और कैसे उसके अलग अलग जो पहलू हैं उसके ऊपर आप प्रकाश कर डाल सकते हैं। जैसे आज के दौर में यदि संघ लोक सेवा आयोग पूछेगा तो पूछेगा कि भाई जो कोरोना के चलते लॉकडाउन लगा है तो उसके कारण शिक्षा पे क्या प्रभाव आ रहा है, या जो बुरे प्रभाव आ रहे हैं उनको कैसे दूर किया जा सकता है। तो इस प्रकार के कुछ डायनेमिक से प्रश्न पूछ सकता है वो। तो पहली बात तो ये है कि जो लोक सेवा आयोग की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह चैनल एक मार्गदर्शक बनने का प्रयास करेगा, और साथ ही जो अन्य परीक्षाओं की भी तैयारी कर रहे हैं, चाहे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की हो जाए, चाहे बैंक की हो जाए, या कोई भी ऐसा युवक जो अपने देश काल परिस्थिति के बारे में जानने के लिए इच्छुक है, वह इस चैनल से लाभान्वित हो सके, यह हमारा प्रयास रहेगा। एसएससी वैसएससी की भी परीक्षाएं उत्तरोत्तर कठिन होती जा रही हैं और सभी में अब संकल्पनाओं पे अधिक जोर दिया जा रहा है, फैक्ट्स एंड फिगर्स पे इतना नहीं दिया जा रहा है। यदि आपकी संकल्पनाएं अच्छी है ना, तो भले आपको चीज़ एग्जैक्टली ना पता हो, लेकिन आप मोटा मोटा सही गेस लगा पाएंगे प्रीलिम एग्जाम में, चाहे वो लोक सेवा आयोग हो चाहे एसएससी हो। और आपको प्रीलिम्स लोक सेवा आयोग में तो सिर्फ क्लियर करना होता है, ठीक है, उसके अंक जुड़ते नहीं हैं। तो हमारा प्रयास यही रहेगा। बाद में आप अपने कमेंट्स द्वारा बताइए कि ये वीडियो कैसा लगा आपको, इससे आपको कुछ लाभ हुआ कि नहीं हुआ, आप किस प्रकार के वीडियो चाहते हैं। यदि हमें ऐसा लगेगा कि हाँ, ये ऐसे वीडियो बनाए जाने चाहिए, तो हम उस दिशा पे कार्य कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जियो पॉलिटिक्स एंड इट्स इम्प्लीकेशन। देखिए, जो स्लाइड्स रहेंगी वो अंग्रेजी में रहेंगी, किंतु उसका जो वर्णन रहेगा वो हिंदी में रहेगा। और यदि अंग्रेजी मीडियम के छात्र चाहेंगे तो थोड़ा बहुत हम अंग्रेजी में भी उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, किंतु हमारा मुख्य उद्देश्य रहेगा हिंदी में एक्सप्लेन करना। और ये सब जो टॉपिक हैं ये काफ़ी डायनेमिक नेचर के हैं, और जैसे अभी
जियो पॉलिटिक्स एंड इट्स इम्प्लीकेशन की मैं बात करने जा रहा हूँ, तो यह जो चर्चा होगी यह आपको अलग अलग प्रश्नों में सहायता कर सकती है यदि आपने ध्यान से सुना तो। चाहे वो इतिहास हो, जो मैं उदाहरण दूंगा तो आप उसका उपयोग इतिहास में भी कर सकते हैं, आप उसका उपयोग अंतर्राष्ट्रीय संबंध में कर सकते हैं, विदेश नीति में कर सकते हैं, अर्थव्यवस्था में कर सकते हैं। यह सिर्फ ऐसा नहीं है कि जियो पॉलिटिक्स पे यदि कोई प्रश्न आया तभी आप इसको कर पाएँ। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि आपकी समझ विकसित करना, अलग अलग पहलुओं पे चर्चा करना। वो जिस पहलू पे चर्चा होगी, हो सकता है वो पहलू आप किसी और टॉपिक में, किसी और प्रश्न में आप उस पहलू का उपयोग कर पाएँ। तो इसलिए आप ध्यान से सुनिए इस वीडियो को, और जो यदि आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट्स द्वारा पूछिए, हम उसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, ये जो टॉपिक है इसको हम 3 एंगल में समझने का प्रयास करेंगे। डेफिनेशन एंड ओवरव्यू, एग्जाम्पल्स, बहुत सारे एग्जाम्पल, वैसे भी लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में आपको बहुत उदाहरण देने पड़ते हैं, तो उदाहरणों पे हम काफ़ी विस्तृत चर्चा करेंगे एंड फिर उसको हम कंक्लूड करेंगे, उसका निष्कर्ष देंगे। तो ये टॉपिक का कैसे ये चलेगा उसके बारे में एक छोटी सी स्लाइड हम लोगों ने यहाँ पे डाली है। तो देखिए, डेफिनेशन एंड ओवरव्यू में ये कहा जा सकता है कि इट कैन बी डिफाइंड एज हाउ जियोग्राफिकल फैक्टर्स like location, mountains, rivers, ports, ocean, along with other associated factors like climate, demographic, culture, natural resources, etc. shape international affairs. माने किसी देश का, किसी समाज का जो स्थान है, जो भौगोलिक स्थान है, कहाँ पे लोकेटेड है वो, जैसे विषुवत रेखा के पास है या जहाँ पे तेल अधिक मिलता है, ऐसे जो क्षेत्र हैं वह हो गया। उस देश में जो पहाड़ हैं, नदियाँ हैं, समुद्र हैं, ये कैसे उसके विदेश नीति को और कैसे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को प्रभावित करते हैं। देखिए, जब हम जियो पॉलिटिकल में जाते हैं तो पहला तो हमारे दिमाग में ये आता है कि जियोग्राफिकल फैक्टर्स। जियोग्राफिकल फैक्टर्स में ये लगभग सभी को पता रहता है, माउंटेन आएगा, रिवर आएगा, ओशियन आएगा, पोर्ट्स आएंगे, ये सब आएगा। किंतु जब जियो पॉलिटिक्स की बात होती है तो हमें इस बात पे भी ध्यान देना है कि जियो पॉलिटिक्स में सिर्फ जियोग्राफिकल फैक्टर्स नहीं होते हैं, बल्कि और फैक्टर्स होते हैं, और कारक होते हैं। जैसे कि देखिए, इसमें हमने डाला है जलवायु, ठीक है, डेमोग्राफी, कल्चर, नेचुरल रिसोर्सेस, यह भी आपको याद रखना है। ये सब चीज़ें भी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को, विभिन्न देशों की विदेश नीतियों को प्रभावित करती हैं। इसके बारे में भी हम एक छोटी सी चर्चा करेंगे। ओवरव्यू की जिसकी हम चर्चा कर रहे थे वो हम करने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, लोकेशन की जो बात कही जाती है, तो आप जानते हैं कि जो संयुक्त राज्य अमेरिका है, यूएस है, ये दुनिया का सुपर पावर है, महाशक्ति है। तो उसका एक जो सबसे बड़ा कारण है, अन्य कारण भी है, किसी भी फेनोमेनन के पीछे, किसी भी घटना के पीछे कई कारण होते हैं, किंतु एक जो प्रमुख कारण कहा जा सकता है यूएस के सुपर पावर होने के पीछे, वह यह है कि उसका लोकेशनल एडवांटेज। आप यदि मानचित्र देखेंगे तो आप पाएंगे कि यूएस पे आक्रमण करना इतना आसान नहीं है। वह हर तरह से समुद्र से घिरा हुआ है, और काफ़ी, जैसे आप समझ लीजिए, चाइना सोचता है कि हमको मिसाइल से अटैक करना है, तो पहले मिसाइल से अटैक जब वो करेगा तब तक यूएस के पास जो यूएस के रडार्स हैं वो पिकअप कर लेंगे सिग्नल और उसे बीच समुद्र में ही गिरा देंगे। यूएस की धरती पे अभी तक कोई आक्रमण नहीं हुआ है, ठीक है। एक जो पर्ल हार्बर का एक आक्रमण कह लीजिए और एक 9/11 का कह लीजिए, उसके बाद यूएस ने इतने देशों में विश्व युद्ध में उसने पार्टिसिपेट किया, इतने देशों में उसने गड़बड़ की, बहुत जगहों पे उसके द्वारा अत्याचार भी किए गए, किंतु उस पर आक्रमण करना इतना आसान नहीं है। यूएस हर जगह जा सकता है, यूएस ने हर जगह अपने बेस बना के रखे हैं, किंतु यूएस पे आक्रमण करना इतना आसान नहीं है। तो इसीलिए जब उस पर आक्रमण करना इतना आसान नहीं है तो यूएस इंटरनल सिक्योरिटी पे तो फोकस करता है, नो डाउट, आंतरिक सुरक्षा पे करता है, किंतु उसके पास वो एक लेवरेज पॉइंट आ जाता है। माने वह, उसको पता है इतना आसान नहीं है जब आक्रमण करना, तो वह अपनी सेनाओं को बाहर भेजने की क्षमता रखता है। अब जैसे देखिए, भारत के साथ समस्या क्या है कि भारत यदि चाहे भी कि हम सेना दूसरे, हमारे पास भले विशाल सेना है, किंतु हम पाकिस्तान से उलझ रहे हैं, चीन से उलझ रहे हैं,
तो यदि हम ऐसा सोचें कि हम अपने सैनिकों को कहीं बाहर भेजते हैं तो तुरंत यहाँ पे अपोजिशन शुरू हो जाएगा। हम एक लोकतांत्रिक देश हैं, तो जो विपक्षी दल हैं वह चिल्लाना शुरू कर देंगे, जनता भी चिल्लाना शुरू कर देगी, मीडिया चिल्लाना शुरू कर देगी। तो हमारे लिए इतना आसान नहीं है। चाइना यह कर सकता है क्योंकि चाइना में लोकतंत्र नहीं हम। तो यह तो एक हो गई चर्चा लोकेशन की। फिर आते हैं हम माउंटेन्स पे। अब माउंटेन्स पे आप देख लीजिए, हिमालय सबसे बड़ा एक आपको जो एग्जाम्पल मैं दे सकता हूँ वो है हिमालय का। अब चाइना और भारत, यह दुनिया के सबसे बड़े दो देश, सबसे आर्थिक तौर से मजबूत देश रह चुके हैं। अगर आप इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के पहले का काल देखें तो भारत और चीन ये सबसे बड़े देश थे। इनकी संस्कृतियाँ भी अलग है। चीन हमेशा से एक एक्सपेंशनिस्ट पावर रहा है। एक्सपेंशनिस्ट पावर माने जो अपनी सीमाएं बढ़ाने के लिए उद्यत रहता है, ठीक है। किंतु इन दोनों देशों के बीच में कोई भी विवाद नहीं हुआ। इतने वर्षों के इतिहास में, हजारों वर्ष के इतिहास में कोई भी विवाद नहीं हुआ। तो इसका जो एक बहुत बड़ा कारण है वह यह है कि हमारे बीच में बहुत बहुत बड़ी पर्वत श्रृंखला है हिमालय, जिसे पार कर पाना इतना आसान नहीं है। वहाँ पे सब बड़ी पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, माने जिसे हम कहते हैं ना, जैसे भूगोल में आप लोगों ने पढ़ा होगा, हिमालय के 3 पार्ट्स हैं। एक जो है जहाँ पे बहुत ऊंची पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, हिमाद्री जिसे कहते हैं। तो वो सारे पर्वत वहाँ पे हैं, तो उन्हें पार कर पाना इतना आसान नहीं है। अब एक बात पे ध्यान दीजिए किंतु, कि जियोग्राफिकल फैक्टर्स जो होते हैं वह किसी भी देश की चॉइसेस को सीमित करते हैं, विकल्पों को सीमित कर देते हैं, ठीक है, यह बात तो है। किंतु जो टेक्नोलॉजी है, तकनीकी, उसमें जैसे जैसे विकास होता है तो जो जियोग्राफिकल बैरियर्स होते हैं, भौगोलिक रुकावटें होती हैं, वो धीरे धीरे गौण होती हैं, किंतु पूर्णतः गौण कभी नहीं होगी। नेचर इज़ सो पावरफुल कि उसको आप पूर्णतः, मुझे तो ऐसा नहीं लगता है कि किसी दिन हम इतना विकास कर लेंगे, हमारी तकनीक इतना विकास कर लेगी कि भौगोलिक कारणों को हम शून्य बना देंगे। किंतु जैसे जैसे देखिए आप टेक्नोलॉजी में जैसे जैसे विकास हो रहा है, तो चीन और भारत में भी विवाद बढ़ना शुरू हो गया है। आप देखिए डोकलाम का इशू हुआ था, फिर गलावन घाटी का इशू हुआ, क्योंकि चीन धीरे धीरे रोड बना रहा है, एयर स्ट्रिप्स बना रहा है, अपने लोगों को बसा रहा है। आप तिब्बत में चले जाइए, हैन जो चीन की जो प्रमुख प्रजाति रेशियल ये स्टॉक है हैन, वो अब धीरे धीरे तिब्बत में बहुसंख्यक होते जा रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी के साथ ये तो एक है कि जियोग्राफिकल फैक्टर्स का जो महत्व है वह धीरे धीरे कम होते जाएगा। किंतु देखिए यहाँ पे हिमालय ने कैसे दोनों देशों के बीच में विवाद नहीं होने दिया, क्योंकि वो बहुत खर्चीला हो जाता था ना। इतना आसान नहीं है एक दूसरे पे आक्रमण करना, बहुत खर्चीला हो जाएगा, बहुत बड़ी सेना आपको लगेगी, रसद लगेगी, सप्लाई लाइन लगेगी, वो सब इतना आसान नहीं रह जाता है। और देखिए अभी जियोग्राफिकल फैक्टर्स पे मैं यदि और एक एग्जांपल आपको देना चाहूँगा तो देखिए जर्मनी बहुत शक्तिशाली राष्ट्र था, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बहुत शक्तिशाली राष्ट्र था, बहुत आसानी से जीतते जा रहा था। और उसी समय जो रशिया था वह एक पिछड़ा हुआ राष्ट्र था। पिछड़ा हुआ राष्ट्र माने वहाँ पे औद्योगिक क्रांति नहीं हुई थी जैसे कि अन्य देशों में हुई थी। जर्मनी तो सबसे शक्तिशाली राष्ट्र था यूरोप का, उस समय सबसे शक्तिशाली महाद्वीप था यूरोप, और यूरोप का जो सबसे शक्तिशाली राष्ट्र था वो था जर्मनी, ठीक है। उसके बाद भी रशिया में जाके वो लोग हार गए। क्यों? उसका एक जो सबसे बड़ा कारण है कि वहाँ पे हिटलर द्वारा भी कुछ गलतियाँ हो गई थी, उसने कुछ गलत निर्णय ले लिए थे। किंतु जब वो रशिया में मॉस्को पे जब ये लोग अटैक करने जा रहे थे तो बहुत लंबी इनकी सप्लाई लाइन हो जा रही थी, बहुत लंबी सप्लाई लाइन। माने यदि आप हज़ारों किलोमीटर दूर अपने सैनिकों को भेज रहे हैं तो आपको उनको खाद्य देना पड़ेगा, खाद्य आपूर्ति आपको सुनिश्चित करनी पड़ेगी, रसद, आयुध, ये सब चीज़ें आपको सुनिश्चित करनी पड़ेगी। वह आपके पास
करना इतना आसान होता नहीं है। सैनिकों का भी मनोबल गिरने लगा था। क्यों गिरने लगा था? उसका कारण यह था कि रशिया, जैसे देखिए इसमें क्लाइमेट पे हमने चर्चा की है, तो रशिया बहुत ही ठंडा प्रदेश था, है बहुत ठंडा प्रदेश है। माने वहाँ पे बारिश भी हो गई तो बारिश भी हो गई, कीचड़ बहुत हो गया, घुटनों तक बर्फ़। तो सैनिकों का भी जो मनोबल है, आखिर जो लड़ रहे हैं उनका भी तो मनोबल कुछ होता है ना। अगर सैन्य मनोबल ही ना रहे तो कोई राष्ट्र कैसे जीत सकता है? तो उनका भी मनोबल गिरने लगा। और डेमोग्राफी से भी यदि आप देखेंगे तो रशिया के पास एक बड़ी जनसंख्या थी, तो उन्होंने तुरंत उनका नुकसान तो बहुत हुआ, जान माल की बहुत हानि हुई, लेकिन दे वर एबल टू ड्राफ्ट मैनी पीपल, बहुत लोगों को उन्होंने फिर सैन्य संगठन में लाया। गरीबी थी वहाँ पे, तो लोग सैनिक बनने के लिए तैयार थे। क्यों तैयार थे? क्योंकि भाई सैनिक होना माने गवर्नमेंट जॉब है, आपको पैसे अच्छे मिल रहे थे, बेरोजगारी थी। तो देखिए कई कारण मिल रहे हैं जो जियोपॉलिटिकल तरीके से घटनाक्रम को प्रभावित कर रहे हैं। तो इसके लिए जर्मनी वहाँ पे हार गया। एक जियोपॉलिटिकल रीजंस वर मेजर फैक्टर बिहाइंड द लॉस ऑफ जर्मनी। उसके बाद देखिए रिवर्स में हमने चर्चा की है। यहाँ पे रिवर्स में आप देख लीजिए, यूएस के पास बहुत बड़ी बड़ी नदियों का जाल है, ठीक है। तो उससे क्या होता है, पहले आप देखेंगे तो जो रेल इंजन हो गया या एयरक्राफ्ट हो गए, ये सब तो अभी 150-200 साल पुराने इन्वेंशंस हैं। लेकिन इसके पहले बोट द्वारा ट्रांसपोर्ट होता था, परिवहन होता था, जो कि काफ़ी सस्ता हुआ करता था, और इस पे आप बल्क कार्गो को आप आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जा सकते हैं। बल्क कार्गो का क्या अर्थ हुआ? जैसे लकड़ी हो गई, खनिज हो गए, तेल हो गया, इन सब चीज़ों को ले जाना काफ़ी आसान था। तो यूएस के पास ऐसी नदियों का जाल है। आप अगर अपनी भूगोल की पुस्तक में पढ़ेंगे तो आप पाएंगे मिसिसिपी है, बहुत सारी वहाँ पे लेक्स हैं, बहुत सारी नदियाँ हैं। तो देखिए यूएस के पावरफुल होने के पीछे कितने फैक्टर्स काम कर रहे हैं। नेचुरल रिसोर्सेस में भी हम देखेंगे। ऐसे यूरोप में भी आप पाएंगे, वहाँ पे भी नदियों का जाल है, ठीक है। यूरोप के पास बहुत बड़ी मात्रा में एरेबल लैंड भी है। एरेबल लैंड माने उपजाऊ कृषि भूमि भी है। चाइना के पास भी वो थी। तो ये सब देखिए देश कैसे पावरफुल हुए। रिवर के ही पास हमेशा से सभ्यता का जो भी उद्भव हुआ है, चाहे वो सिंधु घाटी सभ्यता हो, चाहे इजिप्ट की जो सभ्यता हो, नाइल की जो सभ्यता हो, सब रिवर्स के अराउंड ही हुआ है। नदियों के आसपास ही उन सभ्यताओं का उद्भव हुआ है, विकास हुआ है। नदियों के कारण ही, समुद्र के कारण वो लोग एक दूसरे से ट्रेड भी कर पाते थे, सभ्यताएं आपस में व्यापार भी कर पाती थी। तो ये तो हो गया रिवर्स के बारे में। अभी आप देखिए भारत सरकार भी, जो भारत में भी बहुत सारी नदियां हैं, विशेषकर उत्तर भारत में आप देखेंगे तो 12 मासी नदियां हैं, हमेशा उनमें पानी रहता है। तो देखिए भारत सरकार भी इधर पिछले 4-5 वर्षों में काफ़ी इस दिशा में कार्य कर रही है, इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट को बढ़ाने के लिए। आप लोगों ने यदि पढ़ा होगा तो आपने पाया होगा, ये वाराणसी में बनाया गया है, इनलैंड वाटर के लिए टर्मिनल बनाया गया है, बनाया जा रहा है। तो काफ़ी इस दिशा में काम चल रहा है, क्योंकि ये काफ़ी सस्ता होता है, इसमें एनवायरमेंटल पोल्यूशन नहीं होता है, और सामान को आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पे लाया जा सकता है। फिर उसके बाद देखिए ओशियन की बात आ रही है। ओशियन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जियोपॉलिटिकली इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अभी देखिए यूएस की फिर से हम चर्चा करेंगे। देखिए यूएस के सुपर पावर होने में कितने जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स काम कर रहे हैं। यूएस को कहा जाता है कि इट इज़ मास्टर ऑफ 2 ओशियंस, 2 महासागरों पे उसका प्रभुत्व है। एक तो है हिंद महासागर, पैसिफिक ओशियन, और दूसरा अटलांटिक। हिंद महासागर नहीं, वो गलती से मेरे मुंह से निकल गया, अटलांटिक ओशियन एंड पैसिफिक ओशियन। ओशियन जो है सबसे बड़ा, तो देखिए ओशियन से क्या होता है, व्यापार, और पिछले 300-400 सालों में व्यापार कई गुना बढ़ चुका है, ठीक है। तो जो भी देश व्यापार में आगे रहेगा उसके पास शक्ति रहेगी, प्रभाव रहेगा। अब देखिए चाइना भी ट्रेडिंग एक हब बनते जा रहा है। तो देखिए चाइना का जो एमर्जेंस हो रहा है, चीन का जो उदय हो रहा है, वो उसके व्यापार के बदौलत ही हो रहा है। जो एक्सपोर्ट वो लोग कर रहे हैं, एक्सपोर्ट प्रमोशन जो उनकी तरफ से हो रहा है। सिंगापुर जैसे छोटे राष्ट्र देखिए, इनके पास भी काफ़ी प्रभाव है। क्या कारण है उसका? अब देखिए फिर जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स यहाँ पे काम आ रहे हैं। सिंगापुर एक छोटा सा राष्ट्र है, एकदम छोटा सा राष्ट्र,
और 1965 के पहले एक दलदली क्षेत्र था, किंतु वहाँ के जो शासक थे वो विजनरी थे और उसकी जो लोकेशन इतनी इम्पॉर्टेंट थी कि उसके कारण स्ट्रेट ऑफ मलक्का के बारे में हम चर्चा करेंगे, वो आगे आएगा, स्ट्रेट ऑफ मलक्का ये सब बातें आएंगी। और सिंगापुर इज़ अ नेचुरल पोर्ट, एक प्राकृतिक बंदरगाह है, ठीक है। अगर आप वहाँ पे जाएंगे तो आपको 100 बर्थ दिखेंगे। आप इंडिया के किसी पोर्ट पे चले जाइए, आपको 8-9 बर्थ माने जहाँ पे वेसल्स लगती हैं, जहाज़ जहाँ पे लगते हैं, आपको 8-9 से अधिक नहीं दिखेंगे, किंतु सिंगापुर में 100 हैं। वहाँ पे माने कोई जहाज़ आता है तो 8 घंटे में सामान पूरा खाली हो जाता है, 12 घंटे में सामान खाली हो जाता है, जबकि 100 जहाज़ लगते हैं और भारत में अभी भी 24 घंटे लग जाते हैं। तो देखिए कैसे जियोपॉलिटिकल फैक्टर सिंगापुर जैसे छोटे देश को, जो कि एक दलदली प्रदेश था, उसको आज देखिए सिंगापुर मानव विकास सूचकांक में, सिक्योरिटी में सारे पैमानों में काफ़ी आगे हैं। तो इससे आपको समझ में आ रहा है कि ये कितना इम्पॉर्टेंट है जियोपॉलिटिक्स किसी देश की, किसी देश के विकास के हेतु, सुरक्षा हेतु और अंतर्राष्ट्रीय प्रभुत्व हेतु। अब देखिए भारत के साथ भी एक अच्छी बात है कि भारत के पास हिंद महासागर में अपना प्रभाव जमाने का एक अच्छा अवसर है। इंडिया बन सकता है, इंडियन ओशियन का मास्टर बन सकता है। तो इसीलिए देखिए इंडिया भी इस दिशा में कई कार्य कर रहा है। अंडमान निकोबार बेस पे हम लोग काफ़ी कार्य कर रहे हैं, इस पे चर्चा होगी आगे। और क्वाड के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, जो कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत का एक मंच है, सिक्योरिटी मंच, और अन्य भी इसमें इशू इन्वॉल्व हैं। तो भारत भी इस दिशा में बहुत कार्य कर रहा है। चाइना भी देखिए, चाइना का आप लोगों ने सुना ही होगा कि उसका पैसिफिक ओशियन में बहुत माने टकराव होते रहता है, फिलीपींस के साथ होता है, वियतनाम के साथ होता है, अमेरिका के साथ भी होते जा रहा है। तो कारण क्या है? क्योंकि वह चाहता है कि उस महासागर पे उसका दबदबा हो और अमेरिका नहीं चाहता है कि उसका दबदबा वहाँ से हटे। तो ऐसा लग रहा है कि भविष्य में इन देशों के बीच जो आपको टकराहट दिख रही है, आपको टकराहट दिख ही रही होगी, यह टकराहट और बढ़ेगी भविष्य में। और भारत भी चाहता है कि हिंद महासागर पे उसका दबदबा बन सके, और चाइना, यहाँ पे चाइना के भी वेसल्स यहाँ पे बहुत आ रहे हैं। तो भारत नहीं चाहता है कि यह हो। तो इसके लिए भारत इस दिशा में कई दिशाओं में कार्य कर रहा है अपना दबदबा बनाए रखने के लिए। उसके बाद देखिए डेमोग्राफी की इसमें चर्चा की गई है। डेमोग्राफी से क्या आशय है कि भाई आपकी जनसंख्या कैसी है, और जनसंख्या माने लोगों की गुणवत्ता कैसी है, आप ये कह सकते हैं। तो डेमोग्राफी की अगर बात करें तो रशिया के साथ देखिए एक बड़ा प्रॉब्लम है। क्या बड़ा प्रॉब्लम है? कि उनकी जनसंख्या बहुत अधिक नहीं है, उनकी जनसंख्या इनफैक्ट कम होती जा रही है। तो यदि आप रशिया को देखेंगे तो रशिया के दो भाग कहे जा सकते हैं। एक है वेस्टर्न रशिया जो कि यूरोप में आता है, और एक है ईस्टर्न रशिया जो कि एशिया में आता है। अब जो ईस्टर्न रशिया है वह, उसमें आप देखेंगे तो बहुत ठंडे प्रदेश आते हैं, साइबेरिया आता है और ऐसे सब क्षेत्र आते हैं, वहाँ की जनसंख्या भी बहुत विरल है। किंतु ईस्टर्न रशिया के पास ही बहुतायत खनिज हैं, तेल हैं, और इनको इस बात का डर सता रहा है कि धीरे धीरे चीन का इस क्षेत्र में प्रभुत्व होते जाएगा। चीन का प्रभुत्व होते जाएगा माने सैनिक दृष्टिकोण से नहीं होगा, चीन आक्रमण नहीं कर देगा, लेकिन चीन से देखिए माइग्रेशन होगा, चीनी लोग वहाँ बहुत जाएंगे, और धीरे धीरे जिसे सॉफ्ट पावर कहा जाता है, कल्चरल इन्फ्लुएंस, सांस्कृतिक प्रभाव, वह चीन का रशिया में बढ़ते जाएगा। अभी भी आप देखेंगे वहाँ पे बहुत सारे चाइनीज़ रेस्टोरेंट हो गए हैं, बहुत सारे चाइनीज़ लोग बस गए हैं उन क्षेत्रों में। तो रशिया को इस एक बात का डर सता रहा है। उसके बाद देखिए जो छोटे देश हैं वो कभी भी बहुत अधिक आज के युग में बहुत बलशाली बनना, प्रभावशाली बनना उनके लिए आसान नहीं है। तो डेमोग्राफी भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है जियोपॉलिटिक्स में। आप देखिए डेमोग्राफी में मैंने कहा कि गुणवत्ता कैसी है, लोगों की गुणवत्ता कैसी है, वह भी एक बहुत महत्वपूर्ण आयाम है।
तो अगर आप अमेरिका में देखेंगे तो शिक्षा का, रहन सहन का स्तर ऊंचा है। तो देखिए अमेरिका के पास ही जितने भी, भले आज कहा जा रहा है कि एक दिन चाइना आके अमेरिका को पछाड़ देगा, किंतु आज भी अगर देखेंगे तो जो इनोवेशन होता है, नवाचार होता है, पेटेंट जो होते हैं, अलग अलग जो प्रोडक्ट बनते हैं, जो माने कटिंग एज प्रोडक्ट्स बनते हैं, वो सब यूएस में ही होते हैं। उसकी डिज़ाइनिंग, उसका एडवर्टाइजिंग, फाइनेंसिंग सब यूएस में होता है। बस उसका निर्माण कार्य हो सकता है चाइना में या किसी अन्य देश में हो जाए, क्योंकि वहाँ पे लेबर कॉस्ट कम है और निर्माण कार्य में उन्होंने टेक्नोलॉजी को विकसित किया है। किंतु आप देख लीजिए फेसबुक कहाँ बना, अमेरिका में बना। ट्विटर कहाँ बना, अमेरिका में बना। एप्पल, एप्पल का जो रेवेन्यू है वो $3 ट्रिलियन है, जो कि भारत की संपूर्ण अर्थव्यवस्था से अधिक है। अब इसी से सोच लीजिए अमेरिका को हराना इतना आसान है, पछाड़ना इतना आसान है। जिस देश की एक कंपनी भारत जैसी अर्थव्यवस्था पे भारी पड़ सकती है, उसको पछाड़ना इतना आसान है। अब चाइना भी देखिए अपनी लोगों की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए बहुत प्रयत्न कर रहा है और भारत भी कर रहा है। तो डेमोग्राफी इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट एज फार एज जियो पॉलिटिक्स इज कंसर्न। उसके बाद आपका आता है नेचुरल रिसोर्सेस, प्राकृतिक संसाधन। तो देखिए फिर मैं अमेरिका को ही लेके आऊँगा। अमेरिका में देखिए तेल के अकूत भंडार हैं, तेल के अकूत भंडार है, फिर शेल गैस के भी वहाँ पे अकूत भंडार हैं। सेम चीज़ आपको रशिया में भी मिलेगी, तेल के अकूत भंडार हैं। तो इसीलिए देखिए ये दोनों देश महाशक्ति बन पाए थे। अब तो रशिया नहीं रह गया, लेकिन एक समय था, महाशक्ति था। तो जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं, आप सऊदी अरेबिया देख लीजिए। सऊदी अरेबिया भी एक शक्तिशाली राष्ट्र है और उसका जो सबसे बड़ा कारण है उनके पास तेल के बड़े भंडार होना। मिडल ईस्ट के पास तेल के बड़े भंडार पाए गए हैं। इसके लिए मिडल ईस्ट जो है, मध्य पूर्व जो है, वह इतना अधिक अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव रखता है। लेकिन अब यह माना जा रहा है कि धीरे धीरे जैसे जैसे सारी चीज़ें रिन्यूएबल सोर्सेस पे हो जाएंगी, डिपेंड, सारे जो एनर्जी सोर्सेस हैं वो रिन्यूएबल सोर्सेस पे हो जाएंगे, चाहे वो सोलर एनर्जी हो जाए, चाहे वो विंड एनर्जी हो जाए, पवन ऊर्जा हो जाए, सौर ऊर्जा हो जाए। तो धीरे धीरे मध्य पूर्व का जो महत्व है वह कम होते जाएगा। और आप देख लीजिए अभी सऊदी अरब और बाकी जो देश हैं ये अभी चाह रहे हैं कि तेल पे उनकी निर्भरता कम हो, क्योंकि आने वाले 30-40 वर्षों में ऐसा हो सकता है कि तेल की आवश्यकता ही ना रह जाए। तो यह इसलिए चाहते हैं कि अपनी स्वयं की जो इकोनॉमी है, इंटरनल इकोनॉमी, डोमेस्टिक इकोनॉमी को सुधारा जाए। चाहे वो टूरिज़्म हो जाए, चाहे हॉस्पिटलिटी हो जाए, शिक्षा हो जाए, लोगों का अपने ही देश में कंजम्पशन बढ़े, उपभोग बढ़े, तेल पे हम लोग डिपेंडेंट ना रहें। तो इसके लिए इन्वेस्टमेंट लाने के लिए देखिए सऊदी अरेबिया के जो क्राउन प्रिंस हैं, MBS जिसे कहा जाता है, मोहम्मद बिन सलमान, काफ़ी इस समय कार्य कर रहे हैं, बहुत मैंने प्रयास तो बहुत कर रहे हैं। तो ये तो ओवरव्यू वाला पार्ट हो गया। आशा है आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। मुख्य हमारा उद्देश्य यही था कि अलग अलग उदाहरणों से आपको समझाने का प्रयास किया जाए। उसके बाद देखिए जो जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स होते हैं, ये ओवर बियरिंग इन्फ्लुएंस ऑन पॉलिटिकल, मिलिट्री एंड इकोनॉमिक अलायंसेस एज वेल एज ऑन ट्रेड एंड सोशल डेवलपमेंट पे एक बड़ा प्रभाव डालते हैं। तो इसी ओवरव्यू में हमने उसकी भी चर्चा कर ली। अभी हम थोड़ा और इस पर ये करेंगे। जैसे मिलिट्री वाली बात है, अब मिलिट्री वाली बात पे अभी मैंने आपको बताया कि जो क्वाड है वो एक जियोपॉलिटिकल काउंटर है चाइना के अगेंस्ट। चाइना को हमें घेरना है, इसके लिए वह एक ऐसा मंच बनते जा रहा है जो चाइना को घेर सके। ठीक है, उसी के साथ देखिए आपने अभी सुना होगा कि ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस के बीच में भी एक सहमति हुई है, करार हुआ है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स दिए जाएंगे पैसिफिक ओशियन में। मैंने बताया आप लोगों को कि पैसिफिक ओशियन में चाइना अपना दबदबा बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। तो उसी को रोकने के लिए फ्रांस को एक प्रकार से धोखा देते हुए अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और यूके ने एक करार किया और उनको न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स दिए जा रहे हैं ताकि चाइना को घेरा जा सके।
उसी प्रकार देखिए भारत को घेरने के लिए चाइना क्या कर रहा है, ग्वादर पे पोर्ट बना रहा है, आप लोगों ने सुना होगा, पाकिस्तान के ग्वादर पे पोर्ट बना रहा है, इकोनॉमिक जोन बना रहा है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत। तो ये आप लोगों ने सुना होगा। तो ये देखिए कि किस प्रकार से जियो, इसमें और भी फैक्टर्स हैं, इस पर चर्चा होगी, आगे चर्चा होगी, सारी एक ही वीडियो में सभी पहलुओं पे चर्चा करना संभव नहीं है। और ऐसा मत सोचिएगा कि वीडियो बहुत बड़े हैं, जो भी आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी जा रही है, जानकारी दी जा रही है, ये सिर्फ जियो पॉलिटिक्स से, जैसे कि मैंने पहले बताया, उससे सिर्फ रिलेटेड नहीं है। आप इसका उपयोग अलग अलग पहलुओं पे, अलग अलग विषयों पे कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन, प्रश्न के मांग के अनुसार। तो ग्वादर पोर्ट पे चाइना अपना काम कर रहा है, श्रीलंका में कर रहा है हम्बनटोटा पोर्ट पे भारत को घेरने के लिए। और ऐसा माना जाता है कि भारत का भी प्रभाव है बलूचिस्तान पे। बलूचिस्तान क्या है, जहाँ पे ग्वादर पोर्ट स्थित है। और ऐसा माना जाता है बलूच लोग जो हैं वह वहाँ पे माने सेशनिस्ट मूवमेंट चलते रहते हैं, अलगाववादी आंदोलन चलते रहते हैं। वह पाकिस्तान में पंजाबी लोगों का प्रभुत्व है, पंजाबी डोमिनेटेड ये देश है, और बलूच लोग उस चीज़ से रुष्ट रहते हैं, नाराज रहते हैं। तो वहाँ पे अलगाववादी ताकतें काम कर रही हैं। और ऐसा माना जाता है कि भारत की उसमें भूमिका है। अभी बीच में देखिए चाइना से कुछ लोग आए, मिलिट्री आर्मी कुछ आई है जो ग्वादर पोर्ट की रक्षा करेगी, क्योंकि उनको डर है बलूचिस्तान में जो पृथकवादी आंदोलन चल रहा है, तो वह चीनी जो भी वहाँ पे निवेश हुआ है उसको नुकसान पहुँचा सकता है। और एक बड़ा, सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो मैं दे सकता हूँ वह है बांग्लादेश का निर्माण। देखिए बांग्लादेश के निर्माण के पीछे आपको सारे तत्व दिखाई पड़ेंगे, चाहे वो पोर्ट हो जाए, चाहे वो कल्चर हो जाए, चाहे लोकेशन हो जाए, सारे तत्व आपको दिखाई पड़ेंगे। बांग्लादेश जो कि पहले पूर्वी पाकिस्तान था, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान के बीच में देखिए एक बड़ी भूभाग वाला देश था भारत। तो देखिए यहाँ पे लोकेशन वाला फैक्टर आ गया। फिर उसके बाद बांग्लादेश में बांग्ला बहुसंख्यक थे, और पाकिस्तान इज़ डोमिनेटेड बाय पंजाबीज। तो वो नहीं चाहते थे, पंजाबीज नहीं चाहते थे कि बांग्ला लोगों का प्रभाव बढ़े। चुनाव में भले वहाँ शेख मुजीबुर रहमान वहाँ पे जीत गए थे, फिर भी पंजाबी लोगों को यह बात नागवार गुजर रही थी कि एक बांग्ला व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। तो देखिए यहाँ पे आपको कल्चर की भी बात दिखाई पड़ रही है। तो मिलिट्री अलाइंसेस भी इसीलिए हो पाया, जो भारत ने सहायता की, बांग्लादेश की जो मुक्ति वाहिनी को हम लोगों ने सहायता दी थी, वो इसीलिए संभव हो पाया ना, क्योंकि जियो पॉलिटिक्स वहाँ पे ऐसा था। बाकी किसी देश ने क्यों नहीं दिया बांग्लादेश को, भारत ही ने क्यों दिया? उसका कारण तो कुछ हो सकता है ना, अमेरिका ने नहीं दिया, चाइना ने नहीं दिया, किंतु भारत ने दिया। और भारत ने जो सहायता दी वह बांग्लादेश को सफल बनाने में भी कामयाब हुई। तो उसका कुछ कारण हो सकता है, उसका सबसे बड़ा कारण है जियो पॉलिटिक्स। बाकी भी हैं कारक, ऐसा नहीं है, किंतु यह एक बड़ा कारण है। तो आशा है कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी, जो भी हमने बताने का प्रयास किया। और हम जानने के लिए उत्सुक रहेंगे कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो अवश्य कमेंट कीजिए। कुछ आपको यदि ना समझ में आया हो तो उस पर भी आप प्रश्न पूछिए, हम उसका उत्तर देंगे। और आगे इसी जियो पॉलिटिक्स पे हम अन्य वीडियो भी बनाएंगे, जिसमें हम भारत की तो चर्चा करेंगे ही, ताकि आपके जो भारत की विदेश नीति के बारे में हम कुछ जान सकें, मोटी समझ विकसित कर सकें। चाइना पे चर्चा तो अवश्यंभावी है, उस पर करेंगे। आर्कटिक पे हम चर्चा करेंगे, यूएस, रशिया, सभी पे हम चर्चा करेंगे। तो मेरा अनुरोध है कि आप सारे वीडियोस को पूरा देखिए, समझने का प्रयास कीजिए, और अपना परामर्श, अपना फीडबैक हमें अवश्य दीजिए, ताकि हम भी सुधार कर सकें। धन्यवाद।